जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपने अगर कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये आज की क्लास देखो। आज की क्लास में पता अलग क्या है, आज की क्लास आपके लिए टेस्ट पेपर है। ये आज आपका टेस्ट पेपर है। आप बताएंगे कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चनों का सही जवाब किया, कितना स्किप किया और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। आप खुद ईमानदारी से चेक करेंगे और 1 मिनट अपने इन भाई बहनों को दूंगा जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मंजीत भैया कह रहे हैं थैंक यू भैया, आपका स्वागत है। और देखो हरवंश कौर कह रहे हैं जय हिंद सर। भैया जय हिंद जय हिंद। अजय भैया यहाँ पे जय हिंद, आपको भी जय हिंद। सोनू खन्ना भैया जी थोड़ा साइंस के क्वेश्चन भी करा दिया करो। भैया ठीक है सोनू भाई, आपने जैसा आदेश किया है मैं बिल्कुल कराऊंगा। और यहाँ पे देखो मलिक राज ऑप्शन कर रहे हैं सी, किसी का आंसर कर रहे हैं यूजर मैथ। ये पता है इन्होंने ये आंसर करा था, ये जो यहाँ पे 35 मैथ 35 रीजनिंग 50 जीके किसी ने पूछा था कि यहाँ पे देखो आरपीएफ भैया, आरपीएफ के लिए आपको रीजनिंग मैथ जीके जीएस पढ़ाना पड़ेगा, साथ ही करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर तो कंटिन्यू चल रहा है यार। और इन्होंने ये बताया था, किसी ने सिलेबस पूछा था मुझे याद है। और यहाँ पे देखो निशा कुमारी बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन भैया को भी धन्यवाद, मुकेश भैया को भी धन्यवाद। और ये एक्शन बॉय आशीष कृष्णा, अमित कुमार, और यहाँ पे दीपांश, और ये सोनू खन्ना, राहुल भैया, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है, कमेंट बॉक्स में देख लेना, किसी ने मुझे बोला हो तो वहाँ से मैंने एक लिंक शेयर किया होगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, किसी भी मेरे भाई बहन से कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, बिल्कुल एकदम फ्री। और देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी है कि ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं ज़िंदगी है। यहाँ पे ये रस्सी टूटती हुई दिख रही है ना, यही सेम हमारे जीवन की यही प्रक्रिया है। जो आज हमारा समय है वो समय हमारा ज़िंदगी है। हम प्रतिदिन मौत के करीब बढ़ रहे हैं यार, है ना। तो अपना जो भी समय है इसमें सफल होना है, उसके लिए अपना 100% देना पड़ेगा आपको। और चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो सुख शिक्षा योजना जो है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू की होगी, तो वहाँ के जो सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के वो कौन है, क्या आपको पता है? पता होना ज़रूरी है। वहाँ के राज्यपाल भी आपको पता होना ज़रूरी है, वहाँ की राजधानी भी पता होना ज़रूरी है। ये आपको हर पूरे अपने टोटल राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना सुखविंदर सिंह, जिन्हें सुक्खू भी बोलते हैं, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने सुख शिक्षा योजना स्टार्ट की है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पर। और आज देखो सही जवाब करते जाना कि कितने आप कर पा रहे हैं। देखो यहाँ दिया है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट में टाइप करो आंसर ए बी सी डी क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखो श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था, श्रीगुप्त है ना, गुप्त वंश का था। कुजुल कडफिंसेस जो है ये किसका था, ये था कुषाण वंश का संस्थापक। किसका? कुषाण वंश का संस्थापक था, जिसमें राजा कनिष्क था, जिसका रेशम मार्ग पे कब्जा था, है ना। ये आपको पता है, पहले ही पता है। और देखो यहाँ पे सिमुख है, जो सिमुख ये कौन से वंश का संस्थापक था, तो ये सातवाहन वंश का था। किसका? सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था, है ना। अब यहाँ पे शुंग वंश का अगर पूछेंगे तो याद रखना वो था पुष्पमित्र शुंग। कौन था? पुष्पमित्र शुंग। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पुष्पमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब किया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो पुरस्कार सभी याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ कि ग्रैमी पुरस्कार जो है वो कौन से क्षेत्र में, तो वो दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। संगीत का जो सबसे पुराना वो मतलब संगीत कौन से वेद से लिया गया है, ये मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि सामवेद से लिया गया था, है ना, सामवेद से लिया गया है संगीत को, तो वो भी आप याद रखेंगे। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, और क्या नोबेल पुरस्कार भी मिलता है।
बताओ। और देखो यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में मैंने उस दिन आपको बताया था बोरलोगो पुरस्कार बताया था ना, बोरलोग पुरस्कार, जो कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ना। अब बताओ, मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार जो है ये विज्ञान को लोकप्रिय विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला था। निम्नलिखित में से जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला था। तो ये देखो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो नोट कर लेना दोस्त। देखो जब लिखोगे याद तभी होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जुते हुए खेत नक्शीदार ईंटें जो है कालीबंगा से। कालीबंगा से मैं आपको रोज़ बताता था, एक शायद याद हो आपको, काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो भी कालीबंगा से मिली थी, याद रहेगा ना। लोथल से क्या मिला था, धान की खेती का सबूत, क्योंकि वहाँ से चावल मिला था। क्या, चावल का दाना है ना, तो चावल कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। तो पता चल गया था यहाँ पे धान की खेती होती थी भाई, जहाँ धान की खेती होगी वहीं वो मिलेगा। और देखो धान की खेती से कौन सी गैस रिलीज होती, कौन सी गैस निकलती है, पता है आपको, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, मीथेन निकलती है। गाय की जुगाली करने से भी मीथेन गैस निकलती है, याद रहेगा ना। अब देखो मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला था बताओ, मोहनजोदाड़ो से, तो याद रखना विशाल स्नानागार और अन्नागार जो है, वो विशाल स्नानागार और अन्नागार जो थे वो आपके मोहनजोदाड़ो से मिले थे। मोहनजोदाड़ो को क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला, यही बोलते हैं ना, मृतकों का टीला बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थकार थे वही इसके संस्थापक थे। कौन, ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भगवान वर्धमान स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए, है ना, ये तो हम लोगों को पहले ही पता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भगवान बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और साथ में इनसे रिलेटेड मैंने आपको कल पूरा बताया था कि घर छोड़ने को क्या बोला जाता है बौद्ध ग्रंथ में, और ज्ञान को बुद्ध बोलते हैं, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अगर नहीं देखिए कल की क्लास देख लेना, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए हो तो आपके लिए वाकई में हर क्लास इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो थे कालिदास। कौन थे, कालिदास, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और इनकी वो कुमार संभवम और रघुवंशम याद होगा आपको, है ना, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये इनकी रचनाएं हैं, आप याद रखना। देखो और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, है ना, रामचरितमानस तुलसीदास जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था बताओ। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, रामायण और महाभारत, ठीक है ना। इन दोनों में से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और प्रश्न का जवाब भी करेंगे। जवाब कैसे करना, ऐसे करना, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का ए बी सी जो हो लिख देना, दूसरे का बी सी डी जो हो लिख देना, या फिर सीधा लिखना कि भैया मेरे 45 प्लस सही हुए, या 46 हुए, या 47 हुए, जो भी सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में बता देना। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखो पहले तो करंट का क्वेश्चन है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी पूछोगे भैया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो ये क्वेश्चन आप मुझे करवा रहे हो। क्योंकि देखो ये जो T20 विश्व कप महिला विश्व कप होने वाला था, ये कहाँ होने वाला था, ये बांग्लादेश में होने वाला था, है ना। लेकिन वहाँ पे ये अभी जो विद्रोह वगैरह हो गया उस वजह से इसे निरस्त कैंसिल कर दिया गया। अब ये कहाँ होगा, तो ये अब होगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी UAE आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसके अब बताओ, अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि महिला T20 विश्व कप 2024 की जो टीम है उसकी कप्तान कौन होंगी, उसकी कप्तान कौन है, तो याद रखना वो है हरमनप्रीत। कौन है, हरमनप्रीत कौर जो है
वो कप्तान होंगी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए जो हमारे पेपर में आए और हमसे ना हो। एसएससी जीडी की अगर देखो एसएससी की वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको बोला था, जो कि मुझे लग रहा है कि नवंबर में आपके फॉर्म भी सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आप एसएससी की भी तैयारी करो तो भी ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी दोस्त। और देखो यहाँ दिया है अकबर का शासनकाल की समय सीमा क्या थी। एक दिन मैंने पूरा आपको बाबर कह रहा हूँ, मुगल काल पूरा मैंने बताया था, ठीक है ना। उनका सबकी समय सीमा भी बताई थी। बीच में जब वो कौन था, हुमायूं था, हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं हार गया था और फिर उसने दोबारा पुनर्स्थापना कर दी थी मुगल काल की, तो वो भी याद रखना किसने, हुमायूं ने की थी। ये मैं आपको सब बता चुका हूँ लगभग 2 क्लास पहले। अब यहाँ पे आप याद रखना कि अकबर का जो शासनकाल की समय सीमा थी वो थी 1556 से 1605। सबसे लंबा शासनकाल किसका था, अकबर का ही था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। देखो 15 से 15 से 30 तक कौन था, बाबर था, और यही था मुगल वंश का संस्थापक, कौन, बाबर। इसने 1526 में स्थापना की थी। पहला युद्ध लड़ा था पानीपत का, प्रथम युद्ध, याद है ना आपको। पहला युद्ध जो लड़ा था वो इसने लड़ा था और 1526 में इसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो याद रखना, पहला जो मुगल है कौन था, बाबर था। दूसरा कौन था, दूसरा था हुमायूं, जो कि 1530 से 1556 तक, लेकिन 40 में ये हार गया था, फिर इसने दोबारा से 55-56 में स्थापना कर दी थी। तो ये आप याद रखना, हुमायूं का जो कार्यकाल था वो 1530 से 1556 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर 1556 के बाद ये आ गया था अकबर। 1556 से 1605 तक कौन रहा, अकबर रहा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। फिर अकबर के बाद 1605 पे गद्दी पे कौन आया, तो वो आया जहांगीर। ये कब से कब तक रहा, तो ये याद रखना, ये 1605 से 1627 तक रहा था। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, 1605 से 1627 तक रहा था। 1627 से 1658 तक कौन रहा बताओ। इसके बाद कौन आया, शाहजहाँ आया। कौन आया, शाहजहाँ आया, जिसका शासनकाल 58 तक रहा। और फिर 58 से लेके 1707 तक कौन रहा, ये रहा औरंगजेब। तो ये देखो पूरा याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनका पूरा काल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसे ट्रिक से बताया था कि बाबर के बाद आपका आ गया हुमायूं के बाद आपका आ गया अकबर, BHA, यहाँ तक याद हो गया ना, BHA, अकबर आ गया। फिर अकबर के बाद कौन आया, ये 1605 में कौन आया, जहांगीर आया। तो फिर J, फिर उसके बाद शाहजहाँ, S, और फिर औरंगजेब, A। तो BHAJSA याद रहेगा ना पूरा। देखो यहाँ पे मैंने काल लिख दिया है, जो जैसे आया क्रम वाइज। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। दोहरिया का यहाँ पे युद्ध पूछा जा रहा है कि दोहरिया का जो युद्ध है वो कब हुआ था। शायद बहुत से दोस्तों ने सुना भी नहीं होगा इस युद्ध के बारे में, तो मैं बता दूं ये 1532 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे 1532 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं, भाई 32 में कौन होगा, हुमायूं होगा, क्योंकि ये 30 में गद्दी पे बैठ गया था, एवं महमूद लोदी के बीच में हुआ था। हुमायूं और महमूद लोदी, इसमें हुमायूं जीत गया था। तो ये आप दोहरिया का युद्ध याद रखेंगे। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो याद रखना वो हुआ था चौसा का युद्ध, जो कि ज़्यादातर पूछ लिया जाता है ना। चौसा का युद्ध हुआ था। फिर ये आपका 1540 में बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसे आप बोल सकते हो कन्नौज का युद्ध, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। फिर ये 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था सरहिंद का युद्ध। और फिर 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1556 में तो आपको पता ही होगा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि अकबर था ना। 1556 में कौन था भाई, अभी मैंने आपको बताया था अकबर, है ना। तो अकबर के बीच में हुआ था 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से केरल राज्य की राजधानी क्या है। देखो मैंने अभी आपको बोला था, अब मैं खुद ही आपको करवा दूंगा, आप करना तैयारी या मत करना, लेकिन मैं आपको सारे कंफर्म करवा लूँगा। तो यहाँ पे देखो केरल की जो राजधानी है वो है त्रिवेंद्रम। क्या है दोस्त, त्रिवेंद्रम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि शिलोंग बताओ किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताओगे।
तो तुरंत बता दोगे भैया मेघालय की राजधानी है। कोहिमा अगर पूछूंगा कि कोहिमा किसकी राजधानी है तो तुरंत बता दो भैया नागालैंड की राजधानी है और इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भी है ना। बेंगलुरु बताओ किसकी राजधानी है तो ये भैया कर्नाटक की राजधानी है। आप पूछते जाओ मैं बताता जाऊँगा। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा मुंबई किसकी राजधानी है तो आप क्या बताओगे भैया, तुरंत बता दूंगा महाराष्ट्र की राजधानी है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भोपाल किसकी राजधानी है तो आप तुरंत बता दोगे भैया ये मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा यार, अब इसका तो आंसर कर ही देना, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में सर्वप्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको याद में रखना है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, याद रहेगा ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले सेना अध्यक्ष कौन थे बताओ, तुरंत बताना यार। जनरल करियप्पा जी थे। कौन थे? जनरल करियप्पा जी थे, याद रहेगा ना। बताओ पहला यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? पहला यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था बताओ, पता है? नहीं पता है तो नोट कर लो, सिकंदर था। कौन था? सिकंदर। इसने कब करा था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, ये आप ध्यान रखना भारत पे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ये प्रश्न सब कर चुके हैं हम लोग पहले और मैं बता भी चुका हूँ आपको। मुझे याद है कि हमने आपको उत्तर प्रदेश बताया था। क्या बताया था? उत्तर प्रदेश। ये जो कि आपका उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है, देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना, तो जो जनजाति वाला है वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो जनजाति की बात करेंगे तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देखो अगर लेह की बात करें तो लेह को पता है, एक चीज़ से याद रखना कि यहाँ पे सबसे पूछा जाएगा कि सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम वर्षा वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो तुरंत बताना है यार, लेह है ना, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, वर्षा कहाँ होती है। अब देखो ऐसे याद रखने की ट्रिकें बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे याद रखना कि हाल ही में कौन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में, देखो भैया करंट का है, फिर तो हाल की बात लग गई तो फिर ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा श्री अशोक कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? श्री अशोक कुमार सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? देखो कब रखा, किसने रखा था और कब रखा था बता। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया सबसे पहले किसने रखा था? सभी को रुपया चाहिए है ना, लेकिन ये नहीं पता कि इसका नाम सबसे पहले रुपया किसने रखा था। तो वो रखा था शेरशाह सूरी ने। किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कब रखा था तो वो भी पता होना चाहिए यार, 1541 में रखा था। कब रखा था? 1541 में रखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित किए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो मैं तो कह रहा हूँ थर्मोस्फीयर में किए जाते हैं। थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो ये मतलब कि हिंदी में हमारा वायुमंडल, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 50 क्वेश्चन ही तो करने हैं ना। यहाँ पे देखो दिए हैं, निम्नलिखित में से भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? निम्नलिखित में से भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना है यार, वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी, कहाँ की थी, ये सब पता होना चाहिए। नोट करते जाओ यार, नोट्स बना लो, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा नोट्स। देखो 12 जून था, ठीक है, 12 जून 1905। 12 जून 1905 कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नोट कर लिया ना? अगर नोट कर लिया तो फिर आदेश करो यार। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से जेलेपा दर्रा किस राज्य में है? जेलेपा दर्रा, तो निम्न में से जेलेपा दर्रा, जेलेपा दर्रा, हाँ सही है, जेलेपा दर्रा या फिर नाथुला दर्रा, ठीक है ना। अब नाथुला मैंने बोला होगा तो तुरंत समझ गए भैया सिक्किम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बी
प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है बताओ? उत्तराखंड में कितनी बार मैंने आपको बताया, देखो एक तो आपका माना दर्रा हो जाएगा, है ना, एक आपका लिपुलेख दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में, एक आपका नीति दर्रा हो जाएगा। कौन सा? नीति दर्रा हो जाएगा। ये तीनों याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दे रखा है, बताओ हिमाचल प्रदेश में बताओ, तो याद रखना एक तो आपका सिपिकिला दर्रा हो जाएगा और दूसरा आपका रोहतांग दर्रा हो जाएगा। तो ये आप दर्राएं भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि कुछ कर्ज भी चुकाए नहीं जा सकते, उनमें से एक पापा का प्यार है। तो कहता हूँ ना मैं यार कि ना शान ना शौहरत ना किसी के प्यार के लिए, ना शान ना शौकत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे सफल होना है सिर्फ अपने बाप के लिए, है ना। कितनी अच्छी लाइन है यार, जब पढ़ता हूँ दिल खुश हो जाता है क्योंकि यार मेरे तो पापा नहीं है, मैं मिस करता हूँ, लेकिन हाँ आप अपने पापा को उनके जीते जी आपको सफल होना है यार, वास्तव में सफलता यही है। और दोस्त 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मैं बस इतना कहूँगा कि आप सभी यार अपने छोटे भाई को यार या मुझे बड़ा भाई जो भी मानते हो यार, एक बार प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा देना। मेरे सभी पुराने दोस्त मुझे लाइक करते हैं, मेरे नए दोस्त जितने भी हैं मुझे बहुत लाइक करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यार। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना या किसी ने बोला हो तो चेक कर लेना, रिप्लाई में मैंने लिंक शेयर किया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। लगभग 350 दोस्त मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हैं जो कि प्रॉपर फ्री पीडीएफ ले रहे हैं। और थोड़ा यार हो सके तो यार इस भाई की हेल्प कर देना प्लीज़ यार, क्लास को यार शेयर कर देना दोस्तों के साथ में। और देखो यहाँ पे दिया है किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है, किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यार याद रखना आपका यहाँ पे सही जवाब तमिलनाडु हो जाएगा। अगर आपको आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में दिया होता तो आप लगा देते, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु दे रखा है तो तमिलनाडु भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में याद रखना एक खारे पानी की झील है जिसका नाम है चिल्का। क्या है? चिल्का। तो वो भी आप याद रखना, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। मणिपुर में बताओ, मणिपुर में कोई अगर झील याद आ रही हो तो मैंने कई बार आपको बताया है लोकटक झील, लोकटक झील जो आपकी है वो आपकी मणिपुर हो जाएगी, है ना। आपकी लोनार झील जो है, लोनार झील जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी, है ना। कहाँ पर हो जाएगी दोस्त? वो आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी लोनार झील। तो यहाँ पे सभी झीलों को यार याद रखना है। बुलर झील आपके मीठे पानी की झील है जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है ना। अब यहाँ पे देखो दिया है हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन, आप भैया बोल रहे थे ना कि करंट से भी क्वेश्चन कराओ, तो भैया करंट के तो रोज़ हम लोग 10 क्वेश्चन करते ही करते हैं रोज़। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फारूक अहमद। आपका बिल्कुल ऑप्शन बी जो दे रखा है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है? देखो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए। और 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जाता है। रूस से बताओ क्या लिया गया था? तो रूस से याद रखना मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो कहाँ से? रूस के संविधान से लिया गया था। अब देखो यहाँ पे आपका जो अमेरिका दे रखा है, बताओ अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताना यार, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, उसके बाद आपने कितना नोट किया है। जो नोट किया होगा दोस्त वो आपको पक्का याद होगा, जो आपने सिर्फ सुना होगा वो भूल चुके होगे। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ दिया है चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? चैत्र भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? उस दिन मैंने पूरा ट्रिक से आपको याद करवाया था, है ना। आप जो मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तुरंत बता देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। महू कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सब मैंने आपको एक दिन बताया था ना, संविधान के निर्माता हैं भाई। और देखो महात्मा गांधी जी नोटों पे राज करते हैं, है ना, नोटों पे राज करते हैं। तो मतलब कि राजघाट, देखो ट्रिक से याद करवा रहा हूँ, याद रखना राजघाट इनकी समाधि स्थल का नाम कहाँ पर है भैया? ये दिल्ली में है ना। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम बताओ, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम बताओ। तो जो देखो जो बहादुर होता है भाई, जो बहादुर होता है वो हमेशा विजय होता है ना। जो बहादुर होता है वो क्या होता है? वो भाई विजय होता है। तो याद रखना फिर विजय घाट हो गया, है ना। विजय घाट किसकी समाधि स्थल का नाम हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी। अब यहाँ पे देखो गुलजारी लाल नंदा जी दे रखा
है ना, गुलजारी लाल नंदा जी दे रखा है, तो इनका याद रखना भाई। ये तो फिर नारायण जी हैं, ठीक है, तो नारायण घाट जो है वो याद रखना, गुलजारी लाल नंदा जी से संबंधित हो जाएगा। और देखो आपका शक्ति घाट जो है भाई, नारी नारी शक्ति होती है, तो याद रखना इंदिरा गांधी, है ना। अब वीर घाट की अगर बात करेंगे तो वीर घाट याद रखना, यहाँ पे देखो रा और वाह मतलब कि राजीव गांधी हो जाएगा, है ना। तो ये आपको सभी को यार याद रखना है मेरे छोटे भाई। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि ये ऐसी उम्र होती है यार कि चीज़ें हमें अक्सर अच्छी चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, लेकिन दोस्त जो समझ जाता है ना वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से विषाणु या वायरस से होने वाला रोग नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु या वायरस से नहीं होता है, मतलब कोई दो होते हैं एक नहीं होता है इनमें से, या हो सकता है ये तीनों होते हों, हो सकता है इन तीनों ना ऑप्शन डी हो इनमें से, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, अगर पता होगा तुरंत बता दोगे भैया टाइफाइड है। क्या टाइफाइड, आपको पता होगा टाइफाइड बुखार आ जाता है ना, फीवर आ जाता है, ये भैया पता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया बोल सकते हो, जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है रोग। बाद बाकी आपका देखो एड्स है, चेचक है, और इसके साथ में याद रखना जो पोलियो है, ठीक है ना, एड्स, चेचक, पोलियो, खसरा और उसके बाद आ जाता है आपका रेबीज है, ट्रेकोमा है, ये सब विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। कई बार क्या गलती होती है, हम लोग रिकेट्स लगा देते हैं, होता है ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है कई मेरे दोस्त ऐसा करते हैं, लेकिन याद रखना रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी का रोग होता है। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, किसकी, विटामिन डी की कमी से होता है। और देखो यहाँ पे स्कर्वी जो है, स्कर्वी यहाँ पे सा देखो सा तो मतलब सी, है ना, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी रोग भाई, जब बेरी की बात आ गई तो यहाँ पे बुआ आ गया, मतलब कि विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो, कौन सा रोग होता है, तो याद रखना जो बांझपन होता है ना, जो बांझपन होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। अगर ये पर्याप्त है तो आप गोरे भी रहेंगे और चेहरे पे शाइनिंग भी रहेगी, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है बताओ, विटामिन के की कमी से, तो विटामिन के की कमी से तो भैया खून का थक्का नहीं बनता है ना, जो खून का थक्का है वो विटामिन के की कमी अगर हो जाएगी तो नहीं, मतलब खून निकलेगा तो बेहतर रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से बांस में घुलनशील विटामिन को, बसा होगा यार, बसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो भैया बसा में कौन कौन से घुलनशील हैं और जल में कौन कौन से घुलनशील हैं ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे बसा की बात करेंगे तो ए भी है, डी भी है, ई भी है और के भी है, मतलब कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे, ये आपके सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे होना चाहिए था यार, ऑप्शन लिखा होना चाहिए बी और सी, लेकिन बी और सी जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे थे इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो बी और सी दे रखा है तो विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, जो जल में घुलनशील हैं, और बाद बाकी आपके बसा में घुलनशील हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में दे रखा है। ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलता है इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दुबई में किया गया, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। और देखो ये मैं आपको और बता दूं, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपके करंट अफेयर से लिया हुआ क्वेश्चन है, और ये अभी कौन सा 24वां बनाया गया था, ये 24वां बनाया गया था, और ये दुबई में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत में शिक्षा, विज्ञान, खेल में जो योगदान के लिए ये दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो याद रखना मदर टेरेसा के मृत्यु के बाद, याद रखना 1997 में इसकी शुरुआत पुरस्कार की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो मैं आपको बताऊं हमारे देश में ना इतने लुटेरे आए कि आपको अभी मैं बताऊंगा, आपको समझ जाएंगे। पहले तो याद रखना ये आए थे 1602 में, और ये आया था वास्को डी गामा 1498 में कालीकट उतरा था बंदरगाह पे, याद हो अगर, है ना। इसने पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, कौन सी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उन्होंने गोवा पूरा बेईमानी कर ली, जेल ले गए साले,
ठीक है ना, इन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया, जिसे भारत सरकार ने 1961 में आज़ाद करा लिया फिर से। एक पता है 1947 की आज़ादी के बाद सिर्फ एक ऐसा गोवा ही था जो हमारे नियंत्रण में नहीं था, है ना। इसे 1961 में अपने नियंत्रण में ले लिया गया। अब यहाँ से मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ। 1600 में कौन आया था, तो ये तो तुरंत बता दोगे भैया कि 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी अंग्रेज़ों ने स्थापना कर दी थी 1600 में। अब 1616 में किसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने कर दी थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हो ना। 1664 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद 1731 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कितनी कंपनियां आई और कितनी कंपनियों ने देश को लूटा और लूट के वापस ये लोग भाग गए, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक कौन बना था, उसका बेटा बना होगा। अब यहाँ पे अगर पता होगा कि हैदर अली का बेटा था कौन तो लगा दोगे, और अगर नहीं पता था तो कैसे लगाओगे, तो याद रखना टीपू सुल्तान बना था, ऑप्शन सी। अब मैं बताऊं, देखो ये जो हैदर अली था ना, ये हैदर अली द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध में ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ये आप याद रखेंगे, इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसका बेटा टीपू सुल्तान बैठा था, फिर टीपू सुल्तान ने पातशाह की उपाधि भी धारण की थी, है ना, पातशाह की उपाधि भी धारण की थी। और इसने पता है 1796, हाँ 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन भी किया था, नौसेना बोर्ड का गठन भी किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूरी क्लास को देखा करो, कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप अपने लिए नुकसान कर लोगे, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आता हूं आपके लिए। देखो यहाँ पे लिखा है गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो याद रखना वो थे गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी। मैंने आपको कल बोला था कि सभी गुरुओं को याद कर लेना, अगर आपने कर लिया होगा तो आज मैं आपको बताता हूँ। पहले तो याद रखना गुरु नानक देव जो थे ये पहले गुरु थे, ये पहले गुरु थे, और इनका जो जन्म है वो याद रखना 1469 में हुआ था। कहाँ पर, तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है ना, यहाँ पर कंफर्म हो गया। दूसरे थे गुरु अंगद देव, ये थे दूसरे नंबर पे। उसके बाद थे गुरु अमरदास, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ये तीसरे नंबर के सिख धर्म के तीसरे नंबर के गुरु थे। उसके बाद गुरु चौथे नंबर पे थे रामदास, और पाँचवें नंबर पे कौन थे बताओ, पाँचवें नंबर पे कौन थे, तो वो थे गुरु अर्जुन देव, जिन्हें फांसी दे दी गई थी, है ना, वो उसका सहयोग करने के लिए, किसका, जहांगीर के बेटे का, है ना। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखी कल की देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो उसके बाद छठे जो थे वो थे गुरु हरगोविंद, और फिर उसके बाद 7वें नंबर पे थे गुरु हरहराय, गुरु हरहराय थे। उसके बाद 8 नंबर पे कौन आते हैं, वो आते हैं हरकिशन गुरु, और फिर उसके बाद 9 नंबर पे कौन से आते हैं, तो गुरु वो आते हैं गुरु तेग बहादुर जी, और 10वें नंबर पे जो गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। 1.25 लाख से एक लड़ावा, गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा, है ना। तो ये आप याद रखना, चिड़िया नाल दे बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। और देखो वाकई में हमारे देश को, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में सिख के जो सिख गुरु हुए हमारे, और सिखों का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए, सिखों का बहुत बड़ा योगदान है, और नमन करता हूँ मैं उनकी पगड़ी को। वाकई में इसे कहते हैं कि सम्मान, वाकई में वो सम्मान के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना सब बहाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखो यहाँ पे दिया है अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी, अभिनव भारत की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, तो याद रखना वो हुई थी 1904 में। कब हुई थी, 1904 में हुई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर हुई थी, तो आप क्या बताओगे, तो याद रखना नासिक में हुई थी भैया। नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है ना। हम लोग उस दिन मैं एक क्लास में भूल गया था, मैंने कहा था गोदावरी नदी के किनारे कोई शहर है, और मुझे याद नहीं आ रहा था, तो याद रखना नासिक है, ठीक है ना, ये आप याद रखना। तो ये नासिक में हुई थी। किसने की थी, तो वो की थी सावरकर ने, सावरकर ने की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना। अब देखो यहाँ पे 1905 में बताओ किसकी स्थापना हुई थी, तो 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, जो श्याम जी कृष्ण ने की थी। कहाँ पर, लंदन में, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, तो ये भी आप
ध्यान में रखेंगे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना। गदर पार्टी की स्थापना करी किसने थी? तो ये तो रट गया हम लोगों को यार, लाला हरदयाल जी, है ना, लाला हरदयाल जी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, बताओ किसने करी थी? गरम दल, नरम दल, याद हो कुछ आपको? याद आ रहा है? मैं आपको रोज़ पढ़ाता हूँ, अगर आपने सही से पढ़ा होगा ना तो यार आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखो ये याद रखना, इनसे संबंधित नारे याद रखना, इनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया याद रखना, है ना। अब यहाँ पे और भी नाम दे रखे हैं। महात्मा गांधी जी ने बताओ कौन सा नारा दिया था? अगर एक भी याद आ रहा हो तो बताओ। पहला तो याद रखना, करो या मरो का, और यही हमारे जीवन में लागू भी होता है। आज हम पढ़ रहे हैं तो दो ही नियम है, करो या फिर मरो, है ना। सफल हो जाओगे या फिर कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो करो या मरो। और दूसरा याद रखना, इन्होंने हे राम पूछा जाएगा, तो हे राम भी महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और देखो दयानंद सरस्वती जी से याद रखना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब मैं एक आपसे पूछता हूँ कि मारो फिरंगी को किसने कहा था? बताओ, मारो फिरंगी को। जो गोरे आए थे ना, वो जिनके वायसराय के कपड़े आज हमारे भारत के बैंड बाजा वाले पहनते हैं, है ना, याद है ना भाई? देखा होगा वो कैसे ड्रेस पहन के जाते बैंड बजाते हैं शादी में, तो वो उन्हीं के कपड़े हैं। उनके वायसराय लॉर्ड वॉर्ड जो हुआ करते थे, कभी खुद को बोला करते थे। तो मारो फिरंगी को यार, एक ही आदमी था, वो मंगल पांडे, जिसने विद्रोह कर दिया था मेरठ में। याद होगा आपको 1857 की क्रांति, है ना। ये पहला व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया था और फांसी की सजा मिली थी, है ना। तो वो हमारे मंगल पांडे जी थे, याद रखना मारो फिरंगी को। अब बताओ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे भगत सिंह जी, याद रखना हमारे भगत सिंह जी। मैं आपको यहाँ पे देखो, बेशक क्लास छोड़ देंगे कुछ लोग की फालतू बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ है। ये जो अंग्रेज़ थे ना, ये गोरे, ये जब रोड से गुजरते थे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम लोग तो मान लो थे ही नहीं तो उस टाइम, होंगे तो कोई हमारा रोल रहा होगा, हमें अब नहीं याद इस जन्म में। तो बच्चे अगर बोल दिया करते ना, मैंने सुना है बड़े बूढ़ों के मुंह से, मैं तो देखो साधु और बड़े बूढ़ों की संगत ज़्यादा करता हूँ लड़कों से, लड़कों की अपेक्षा। तो पता है, तो वो बताते हैं कि अगर कोई बोल देता था ना कि इंकलाब जिंदाबाद, तो वो साले अंग्रेज वहीं रुक के ना उस बच्चे को उठा के आसमान में उछाल देते थे, और नीचे से जो उनके पास भाला होता था, भाला आगे वो नुकीला होता है ना, नीचे कर देते थे, वो आर पार कर देता था बच्चे को, मर जाता था वहीं। समझ रहे हो ना, मर नहीं जाता था, शहीद हो जाता था बच्चा वहीं। मर जाना तो गलत है, शहीद हो जाता था। समझ रहे हो ना, इंकलाब जिंदाबाद अगर बोल दिया जाता था तो ऐसे देश को आज़ाद होने के लिए ना बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है यार, और इस आज़ादी का बहुत से लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो यहाँ दिया है, भारत में किस तिथि को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, और वो भी पहला? जो आपको याद हो, चंद्रयान 3 गया था, है ना, उसका 1 वर्ष पूरा हो गया था। अब देखो दिमाग दौड़ा होगा कि भैया शायद 23 अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं, है ना। तो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया, याद रखना। और थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाई गई। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और बताओ, विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? बताना कमेंट बॉक्स में। और देखो यहाँ पे दिया है, देश नायक की उपाधि किससे संबंधित है? देश नायक की जो उपाधि है वो किससे संबंधित है? तो याद रखना, वो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जो है देश नायक की उपाधि से संबंधित है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त, क्योंकि ये उपाधियां भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का याद रखना, कायदे आजम इन्हें बोला जाता था। क्या? कायदे आजम। महात्मा गांधी जी को ये महात्मा की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी ना, इन्हें पहली बार महात्मा कह के संबोधित किया था, याद होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से तो याद रखना, इन्हें देश रत्न की उपाधि मिली थी। देश रत्न नहीं, देश रत्न तो देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वो बोला जाता था, माफ़ी चाहते हैं यहाँ पे, मुझसे गलती हो गई, इन्हें बोला जाता था गुरुदेव की उपाधि। क्या थी इनकी? गुरुदेव की उपाधि थी। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित थी। देखो यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, देश रत्न उन्हें बोला जाता था जो पहले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हें देश रत्न की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। और राजा की उपाधि किससे संबंधित थी बताओ? तो वो थी राजा राम मोहन राय जी, सती प्रथा का अंत किया था, याद हो, कल मैंने आपको बताया भी था, है ना।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो याद रखना वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने मोहम्मद गौरी के कहने पे कराया था, भैया ये इसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और फिर इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, है ना। जब ये मोहम्मद गौरी चला गया होगा तो इसने बस ये रह गया भाई, अब जो गुलाम रह गया तो फिर तो वो राजा बन गया, है ना। तो इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। और इसने पता है आपको, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ना, ये कहाँ बनवाया था? ये अजमेर में बनवाया था। कहाँ पर? अजमेर में बनवाया था। अगर बात करें कब बनवाया था, याद रखना ये 1192 में इसने बनवाया था। कब? 1192 में। और देखो यहाँ पे शाहजहाँ से याद रखना, शाहजहाँ से क्या याद रखोगे? इसने देखो ताजमहल बनवाया था। लेकिन अगर मैं इससे आपसे ये पूछूं कि जो मोती मस्जिद है, मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद इसने बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी बताओ? तो ये आगरा में जो लाल किला है, आगरा में लाल किला, दिल्ली में तो लाल किला सभी को पता है, आगरा का जो लाल किला है उसमें इसने बनवाया था मोती मस्जिद को। और आगरा का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था भाई, अकबर ने आगरे के लाल किला बनवाया था, और लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। तो ऐसे आप इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्त, ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? राउफ जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यार राउफ तो भैया जम्मू कश्मीर का होगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही बताया और आपका एक क्वेश्चन सही होता है। उत्तर प्रदेश का याद रखना, एक रासलीला और नौटंकी है ना, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं उत्तर प्रदेश में। एक कथक है, कथक, कथक भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिहार से बताओ, विदेशी नृत्य है ना, बिहार से देखो यात्रा और छऊ, यात्रा और छऊ जो है ये आपके बिहार से संबंधित हैं। और विदेशी नृत्य बताना आप किससे संबंधित है? पंजाब से याद रखना, वो क्या बोलते हैं, भंगड़ा और गिद्धा, है ना। भंगड़ा और गिद्धा जो है ये पंजाब से संबंधित है। और देखो बताओ, अच्छा चलो पाइका नृत्य बताओ, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पता है यार, झारखंड से संबंधित है। कहाँ से? झारखंड से संबंधित है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेसिक अगर सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो यहाँ दिया है समय का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। बिल्कुल सत्य बात है, ये मैंने कल भी लगाया था और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ। और देखो 35 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, मेरे जो भी दोस्त मुझे अभी तक देख रहे हैं, अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया यार, प्लीज़ अपने भाई को यार सपोर्ट कर दो, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कह रहा हूँ। और यही कह रहा हूँ कि हो सकता है माँ सरस्वती विराजमान हो मेरी जवान पे, और जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उनको इस बार 100% वर्दी मिलना तय है। और आप भी यार एक बार स्टेटस लगा देना इस क्लास का, या शेयर कर दो यार एक बार, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा यार अगर आप लोग मेरी इतनी हेल्प कर दोगे, क्लास को शेयर कर दोगे अगर। देखो यहाँ दिया है सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। देखो घूर्णन और परिक्रमा में अलग अलग बात है। परिक्रमा सूर्य की करता है, घूर्णन खुद करता है, घूमता है ना, ये शायद 10 घंटे में घूम लेता है। अब यहाँ पे बताओ कि सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे बड़ा ग्रह है यार, जिसका कलर पीला है ना, जिसका कलर पीला है, कौन सा? बृहस्पति यार। अब अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो सबसे धीमी गति से शुक्र करता है, सबसे कम गति से शुक्र करता है। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि सबसे तेज गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, परिक्रमण करने वाला, तो वो है बुध। भैया 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है ये, और बृहस्पति को 12 साल लगते हैं, ये ध्यान रखना। और देखो जो वरुण है ये सबसे धीमी गति से क्या करता है? परिक्रमण करता है, सबसे कम गति से ये परिक्रमण करता है। देखो ये दोनों जो हैं ये घूर्णन वाले हैं, घूर्णन ये सबसे तेज करता है, ये सबसे धीरे करता है, और ये सबसे तेज परिक्रमा करता है, ये सबसे धीरे करता है वरुण। वरुण का कलर कैसा है? हरा है ना, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा है। मैं आपको पहले भी बता चुका, मैंने ये भी बताया था इसके अंदर क्या गैस पाई जाती है जिसकी वजह से ये हरा ग्रह कहलाता है ना। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू जो है वो निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो आप क्या बताओगे? देखो ये शायद आपके साइंस का ही क्वेश्चन है यार, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट जवाब दोस्त हो जाएगा। इससे पता है तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। और देखो यहाँ पे दिया है एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब यहाँ पे बताइए, ये देखो करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और मुझे लग रहा है ये पूछ भी लिया जाएगा। अब बताओ
क्योंकि सेना, आपकी भी तो पुलिस की नौकरी है ना, सेना की नौकरी कर रहे हो। अब यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे हो जाएगा श्रीनिवासन, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूँ ये आईपीएस हैं, और इनका पता कौन से बैच के हैं, तो याद रखना 1992 बैच के, जब शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। ये उस बैच के आईपीएस है, मतलब ये 1992 में आईपीएस बन गए थे, और आज ये एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म WHO का क्या होता है इंग्लिश में? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, है ना। अब इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? अब आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो था वारन हेस्टिंग। कौन था भाई? वारन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को क्या हो गया था? 1782 को अभी मैंने आपको बताया था कि कौन मरा था, उसका बेटा फिर बैठ गया था। किसका? हैदर अली का, है ना। टीपू सुल्तान बैठा था, फिर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। 7 दिसंबर का दिन था वो, और इसके घायल हो गया था, फिर तो मरना ही था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? देखो ये प्रश्न पहले भी कर चुके हैं और बहुतों ने जवाब तुरंत किया होगा, उपगुप्त। आज स्कोर मुझे लग रहा है कि सभी का 45 प्लस जाएगा। अगर जा रहा है तो बहुत सही तैयारी हो रही, कोई दिक्कत बिल्कुल मत लेना। देखो यहाँ दिया है, कल्लड़ के समय कौन शासक था? कल्लड़ के समय कौन शासक था भाई? कल्लड़ की पुस्तकें पता है कौन सी थी? सबसे इम्पोर्टेंट राजतरंगड़ी, है ना, राजतरंगड़ी। याद रखना, कल्लड़ की पुस्तक है ये। और ये पता है ये जयसिंह के शासनकाल में था। किसके? जयसिंह के शासनकाल में था। इसकी राजतरंगड़ी में मैं आपको बताऊं, कुल 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग हैं। और कितने श्लोक हैं? तो लगभग आप मान लो 8000 श्लोक हैं। कितने? लगभग 8000 श्लोक हैं, 8 तरंग हैं। तो ये भी आप राजतरंगिणी पुस्तक से याद रखना, ये पूछी जा सकती है। और ये कल्लड़ की रचना है, और ये जयसिंह के शासनकाल में था। हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट था। कौन? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक तो मेगास्थनीज था, और दूसरे वो गुरु थे। कौन? गुरु आचार्य चाणक्य जी। देखो यहाँ पे दिया गया है, हैजा के रेगुड़ की खोज किसने की थी? हैजा के रोगुड़ की खोज किसने की थी? देखो ये इंपॉर्टेंट है सॉरी, साइंस के भी क्वेश्चन है ना, आपने बोला था तो मैंने सोचा ऐड किए जाएं। तो याद रखना रॉबर्ट कोच, ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना ये जो है ना, ये बाइबेरियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु होता है, ठीक है ना। कौन सा? बाइबेरियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से ये हो जाता है। और इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। और फंक ने विटामिन की खोज की थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 1 वाट घंटा किसके बराबर है? बताओ, 1 वाट घंटा किसके बराबर है? कितने जूल के बराबर है? बताओ, याद रखना यार, 3600 जूल के बराबर, 3600 जूल के बराबर 1 वाट घंटा है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की जो नागरिकता है वो किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भैया देखो, पंजीकरण, जन्म से, वंशांक, मतलब ऑप्शन डी, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। और भारत में बता दूं आपको, एकल नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर भारत में हो तो भारत के ही रह के होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा होके। अगर आप किसी अदर देश का झंडा या जयकारा लगाएंगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे, है ना। ये हमारा अपना भारत है, और यहाँ पे वही रहेगा जो भारत के लिए अपनी तन मन धन तीनों से हर टाइम तैयार खड़ा रहेगा, है ना। तो ये आप ध्यान रखना 3 तरीके से, और हालांकि 3 तरीके नहीं, 4 तरीके। और देखो यहाँ पे दिया है, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? सिडनी, तो सिडनी बताओ, सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है डार्लिंग नदी। कौन सी? डार्लिंग नदी, याद रहेगा ना दोस्त। और देखो ट्रिगिस के किनारे वो है बगदाद। कौन सा? बगदाद। तो ये भी है, देखो याद रखना। और रावी नदी के किनारे, रावी के किनारे लाहौर है। क्या? लाहौर है। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो बताना। और देखो मुझे याद आ रहा है, बताओ, अच्छा रंगून कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रंगून, वो गाना है ना, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन।
है ना। बताओ अच्छा, तो हो जाएगा यार इरावदी। क्या हो जाएगा? इरावदी। देखो यार, पढ़ते पढ़ते हंस भी लिया करो थोड़ा, सारे दिन पढ़ते रहते हो, टेंशन हो जाती होगी, है ना। तो इरावदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी भैया, यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दे रखा है ना, सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाएगी। और देखो यहाँ पे जो प्योंगयांग दे रखा है ना, प्योंगयांग, ये क्या है? ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी? उत्तर कोरिया की राजधानी है। और देखो जो टोक्यो दे रखा है, ये जापान की राजधानी है। किसकी? जापान की राजधानी है। और इटली की राजधानी क्या है बताओ? इटली की राजधानी तो वो है रोम, है ना। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। बताओ पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी तो वो है लीमा। क्या है? लीमा। लीमा ही है, हाँ सही है, लीमा है ना। तो इस तरीके से सभी को यार याद रखना है। चलो अच्छा, अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दाचीगाम रटा पड़ा होगा सभी को, है ना। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ? श्रीनगर में, है ना, श्रीनगर में। अब श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? अशोक ने। किसने करी थी? अशोक ने। बताओ श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना। मैं रोज़ बताता हूँ इसीलिए, और आज मैंने जो बताया ना, हो सकता है कल या परसों में पूछ भी लूँगा आपसे। तो श्रीनगर बताओ कौन सी नदी के किनारे, किस नदी के तट पर स्थित है? आप देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, नैनीताल। नैनीताल, नैनीताल में कौन सा वो है बताओ? वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क बताओ कौन सा है? तो वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कार्बेट। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है नैनीताल में है। और उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है। और अगर बताओ अच्छा चलो, पेरियार बताओ। पेरियार, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पेरियार भैया केरल में है ना। सही बता रहे हो यार। चलो बताओ, कूनो नेशनल पार्क और नल सरोवर और गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तीनों के जवाब करना। देखो यहाँ पे दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं उस हिसाब से तो राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। इससे ही इससे पानी वानी मिलता है ना राजस्थान को, तो ऐसे यार याद रखना, ठीक है ना। राजस्थान। केरल में बताओ, केरल में कौन सी परियोजना है? भैया केरल में जिला है ना इडुक्की। इडुक्की, इडुक्की आपको याद आया होगा, इडुक्की से तो बहुत प्रश्न आते हैं। इडुक्की याद रखना केरल में है, चाहे परियोजना कुछ भी पूछा जाए, इडुक्की का नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए केरल, ठीक है ना। अब देखो बिहार में बताओ, बिहार में कोसी नदी है, तो कोसी परियोजना जो है वो बिहार से संबंधित है। इसे बिहार का शोक भी बोलते हैं इस नदी को, कोसी नदी को, है ना। टिहरी बांध बताओ, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना बताओ कौन से राज्य में है? यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड यार, है ना, उत्तराखंड। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आज बाद में, चलो मुख्यालय मैंने बाद में ले लिया, 49 क्वेश्चन पे ले लिए मुख्यालय, क्योंकि मुख्यालय यार पता होना जरूरी है, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और रेलवे का ही पेपर देने जा रहे हो तो याद रखना, ये इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय जबलपुर में। और अगर पूर्व मध्य रेलवे की बात करेंगे, पूर्व मध्य रेलवे, तो पूर्व मध्य रेलवे आपका हाजीपुर हो जाएगा, है ना, पूर्व मध्य रेलवे। और अगर आपसे दक्षिण रेलवे की बात करेंगे, दक्षिण रेलवे, तो आपका चेन्नई हो जाएगा, है ना, दक्षिण रेलवे। अगर आपसे पूर्व रेलवे की बात करेंगे तो आपका कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता मेट्रो की बात करेंगे तो कोलकाता हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? HW। ये आज जो भी इसका आंसर करेगा सही, उसको मेरी तरफ से 1 बीघा ज़मीन मानसिक रूप से और 1 समोसा, ठीक है ना। कोई किसी को दिक्कत आ रही हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बताना, अगर मेरा तरीका पसंद ना आ रहा हो तो बताना, अगर आपको और इसमें कुछ ऐड करवाना हो तो बताना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो, PDF के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि आप देखो, अच्छा चलो पता है क्या है, आप क्लास को देख रहे हो, 16 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर लिख के आ रहे होंगे, ऐसा वहाँ पर GK GS क्यूज लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करो एक बार, पूरा डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे GK GS क्यूज लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा GK GS क्यूज, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, उसके नीचे यहाँ पे एक T करके लिखा होगा, एक लिंक लगी होगी, 1 मोर लिंक लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे 2 लिंक खुलेंगे। एक मेरा टेलीग्राम का है जहाँ से आपको फ्री में PDF मिलेगी, कोई भी पैसा नहीं दोस्त। मैं भी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ यार, है ना, और मैं जानता हूँ यार हम लोगों के पास पैसे नहीं होते यार, फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।